Hello and welcome to the last topic of Daily Scan. In this video, we will be talking about free movement regime. ये regime अभी माना जा रहा है कि इंडिया फाइनली इस regime को बंद कर देगा. अपन इस वीडियो में समझेंगे कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो मूवमेंट का regime बनाया गया है, फ्री मूवमेंट regime, वो क्या है और उसे क्यों अबैंडन करने की बात करी जा रही है. साथ ही साथ अपन बॉर्डर डायनामिक्स समझेंगे जो इंडिया और म्यांमार के साथ अभी हो रहे हैं. तो सबसे पहले माना जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म कर देगा और ये खत्म करने के बाद साइमल्टेनियसली इंडियन गवर्नमेंट स्मार्ट फेंसिंग का एंटायर जो म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है उसमें स्मार्ट फेंसिंग करेगा. देखा गया है कि 2021 में हुआ क्या था, एक रिबेल फोर्स ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पर आर्मी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो म्यांमार गवर्नमेंट थे उनको रिप्लेस कर दिया था और उसके बाद से आर्मी रूल म्यांमार में है जिसे बोला गया है जनता रेजिम, या तो इंग्लिश में इंग्लैंड की इंग्लिश में इसे हुंटा रेजिम भी कहा जाता है. अब यदि अपन बात समझे तो जब से ये हुंटा रेजिम आया है तब से एक बात साफ हुई है कि जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है म्यांमार की वजह से. इस वजह से क्या हो रहा है, एक एनगल्फ ऑफ रेफ्यूजीज जो म्यांमार से इंडिया की ओर निकले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. और बिकॉज इंडिया और म्यांमार के बीच में एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है तो ये रेफ्यूजीज म्यांमार से एस्केप करके इंडिया की ओर आ रहे हैं. तो इन्हीं सब इशू से बचने के लिए 2021 में एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था स्मार्ट फेंसिंग के लिए जो मणिपुर में एग्जीक्यूट किया गया. और अब इसकी सक्सेस के बाद माना जा रहा है कि एक टेंडर निकाला जाएगा बहुत जल्दी फॉर स्मार्ट फेंसिंग इन द इंडो म्यांमार बॉर्डर. यदि अपन बात समझते हैं कि ये फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या, तो सबसे पहले इस रेजिम ये एग्रीमेंट है, एक तरीके से बायलैटरल एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था इंडिया और म्यांमार के बीच. अब सिचुएशन ऐसी है कि यदि आप देखो इंडिया और म्यांमार एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करता है. इनफैक्ट बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 म्यांमार इंडिया का ही पार्ट था. ब्रिटिश ने इसे अनेक्स करा था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ही बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से. तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके इंटर कंट्री कनेक्शंस हैं, यानी कि इंडिया की ऐसी ट्राइब्स जिनके म्यांमार में कनेक्शन है और म्यांमार की ट्राइब्स जो कि इंडिया में कनेक्शन रखती हैं. इंटर कंट्री कनेक्शन है. ऐसा इसलिए अपन बोल रहे हैं क्योंकि ये सेम लीनिएज से हैं, इनकी लैंग्वेजेस सिमिलर हैं, कल्चर सिमिलर है बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ओरिजिन. इसी वजह से ताकि ये अपनी जो कंट्री के जो अक्रॉस द कंट्री जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन कर सके, इसीलिए एक फ्री मूवमेंट रेजिम स्टार्ट किया गया था. इसमें क्या था, बेसिकली इंडिया के जो हिल ट्राइब्स हैं वो म्यांमार जा सकते हैं और म्यांमार के जो हिल ट्राइब्स हैं वो इंडिया आ सकते हैं. कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के 16 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, यानी कि इंडिया का कोई हिल ट्राइब 16 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर टू द म्यांमार जा सकता है और सिमिलर लिमिटेशन फॉर म्यांमार ट्राइब्स एज वेल. अब ये जो नॉर्मली दिया गया है यहां पर क्या रहता है, 2 हफ्ते तक की ही एंट्री एक बार में पॉसिबल है. इस अरेंजमेंट में ट्रैवल करने के लिए कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड दैट इज वाई, यानी कि आप समझ सकते हो कभी भी एक आपके रिलेटिव की शादी हो, बर्थडे हो, तो आप बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार जा सकते हो, वहां पे इवेंट कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे अटेंड कर सकते हो, फाइनली आप वापस लौट सकते हो. यानी कि जो हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस हैं बिटवीन द ट्राइब्स उनको मेंटेन करने के लिए इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो 2018 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया था. इसके पहले भी बहुत समय से बातचीत चल रही थी, तो 2017 में भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी बात करने की, इंट्रोड्यूस करने की, बट उस समय म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस चल रही थी और इसी वजह से डर था मोदी गवर्नमेंट को कि यदि फ्री मूवमेंट रेजिम परमिट हो गया तो बहुत सारे रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो कि इलीगल माइग्रेंट्स माने जाते हैं म्यांमार में, वो इंडिया में आ सकते हैं इस रेजिम को यूज करके. इसलिए 2017 में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था. फाइनली यदि अपन देखें अभी इसी रेजिमेंट को बात किया जा रहा है कि कैंसिल किया जाएगा. तो अपन समझते हैं क्यों इसे कैंसिल करने की बात की गई है. सबसे पहले ये एक बन चुका है इलीगल माइग्रेंट्स का रास्ता. क्या हुआ है, जब से 2021 में
जनता रेजिम आई है तो एक बात साफ हो गई है कि बहुत सारे रिबेलियंस लोगों के लिए ये एक हरासमेंट का टूल बन चुका है। इस वजह से वो परसिक्यूशन सेव करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो मिजोरम है और उसके बाद मणिपुर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिजोरम और मणिपुर के क्रॉस कंट्री लिंक्स जो कुकी चैन ट्राइब्स हैं उनके साथ म्यांमार के ट्राइब्स के लिंक है। इसी वजह से यहां पर सबसे ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है। तो द इशू इज बिकॉज यहां पर म्यांमार में पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रही है इंडिया में, नंबर 1। साथ ही साथ आप म्यांमार की कंडीशन देखोगे तो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होते जा रही है, क्योंकि जनता रेजिम का एक मेजर जो एरिया है वो रिबेल ग्रुप्स ने अब रूल करने लग गए हैं। तो म्यांमार के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं मिजोरम और मणिपुर, उनमें मेजर जो रूल है आज की डेट में वो जनता रेजिम का नहीं है बट उनके रिबेल ग्रुप्स का है। और यहां पर कंडीशन और ज्यादा खराब है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से टुकड़े टुकड़े उठ रहे हैं एंड दैट इज व्हाट रिबेल ग्रुप्स, और ज्यादा परसिक्यूशन हो रहा है। तो आने वाले समय में माइग्रेशन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी कह रही हैं कि चाइनीज इस नेटवर्क को आसानी से यूज करके, ट्राइबल्स के नेटवर्क को यूज करके आर्म्स स्मगलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेपन्स पाए गए हैं जो चाइनीज ओरिजिन है। इसके बाद यदि अपन देखें तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने एक एलिगेशन लगाया था कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जैसे मणिपुर में 4000 है, ये कहां सेटल हो रहे हैं? ये सेटल हो रहे हैं नए नए गांवों में। तो ये गांव कैसे बनाए जा रहे हैं? जंगलों को काटकर। ये एक मेजर समस्या बन चुकी है। यदि आप इंडो और म्यांमार का बॉर्डर देखोगे तो एक बात साफ है कि ये बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस है। व्हेन वी से पोरस, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें इशू ऐसा है कि यहां पर ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू लोग ट्रांसफर हो सकते हैं इजीली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में बहुत सारी नदियां बहती हैं। इन नदियों से लोग एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं इस नेटवर्क को यूज करके। यहीं पर एक बार इंडिया में आ गए तो वो इन्हीं जंगलों में बसने लगते हैं, जो एक मेजर मीनेस बन चुका है। यदि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिफॉरेस्टेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन रेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही हुआ है। दैट इज द आइडिया। इसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क और ट्रैफिकिंग की। जहां पर भी ट्रैफिकिंग होती है वही नेटवर्क को GS3 में आपने देखा होगा, उसी सिमिलर नेटवर्क को यूज करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क वाले यूज होते हैं। तो अभी एक कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि अपोलो दिल्ली में एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चल रहा है, जिसमें म्यांमार के लोगों को, गरीब लोगों को ट्रैफिक करके दिल्ली लाया जा रहा है और एट अ वेरी पीसफुल रेट, 50,000 1 लाख से ऐसे कुछ रेट में उनकी किडनी, लीवर जैसे ऑर्गन डोनेट किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नेटवर्क बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जन्म देता है फाइनली, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजों में भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ऑफन क्या होता है, गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि ये जो एरिया है, आप म्यांमार और आसपास के रीजन देखोगे, लाओस, थाईलैंड एंड कंबोडिया, ये एक गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। यहां पर ओपीएम ज्यादा उगाया जाता है। इस वजह से इन पोरस नेटवर्क को, एफएमआर को यूज करके, फ्री मूवमेंट रिजाइम को यूज करके, ये एक नेटवर्क बन चुका है जहां पे इंडिया में ड्रग इन्वेट किया जा रहा है। इस वजह से आप देखोगे जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है उसमें ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा है मणिपुर में, उसके बाद मिजोरम में भी काफी ज्यादा है, इन स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा है। ड्रग इंजेक्शन की वजह से एक और प्रॉब्लम जो बन चुकी है वो है HIV एपिडेमिक इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से सरकार कंसिडर कर रही है कि इट इज टाइम कि FMR रिजीम को फिर से रिविजिट किया जाए, इनफैक्ट कैंसिल किया जाए। यदि देखा जाए तो ये अभी की डिमांड नहीं है। ऐसा जब सितंबर 2023 में भी डिमांड उठी थी तो मणिपुर में, जो अपन ने देखा भी है पुराने वीडियोस में, कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रही है बिटवीन द वैली एंड द हिल रीजन्स की ट्राइब। अब बिकॉज ये मानना है कि यदि बाहर के लोग और ज्यादा आएंगे तो ये इशू और ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाएगी और ज्यादा हॉट हेडेड बन जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है जो हाईलाइट की जा रही है। इस वजह से मणिपुर के सीएम ने यह इशू किया है कि एक स्मार्ट फेंसिंग नेटवर्क लाया जाए और उसके बाद क्या किया जाए, FMR रिजीम को कैंसिल किया जाए और मणिपुर वुड बी कंडक्टिंग नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स,
जैसा कि असम और इंडिया में भी प्रिडिक्टेड है इनफैक्ट कि कभी होगा, मे बी 2021 की सेंसस जब भी होगी 2026 में, तब ये रजिस्टर पॉपुलेशन रजिस्टर किया जाए और उसके बाद फाइनली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें रिफाउलमेंट किया जाए, उन्हें अपने देश वापस भेजा जाए। अब यदि अपन बात करते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो ये कंटिन्यूसली दिस एरिया मतलब कि एक ट्राई बॉर्डर है, यहां पर पास होता है टीफू पास। टीफू पास से निकल के ये स्पैन करता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद लाइन से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम स्टेट्स के स्पॉन करता है। एक बहुत ही बड़ा सा है जिसमें क्लोज टू 1600 से भी ज्यादा किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है। बिकॉज इट इज पोरस, नदियों से सराउंडेड है, पेड़ पौधे हैं और एफएमआर रिजीम भी है, इसी वजह से इस नेटवर्क को एक्सप्लॉइट किया जाता है फ्रीक्वेंटली। तो बात की जा रही है स्मार्ट फेंसिंग की, इनिशिएट किया जाएगा, तो थोड़ा सा अपन स्मार्ट फेंसिंग के बारे में भी समझते हैं क्या है। तो स्मार्ट फेंसिंग इंडिया में सबसे पहली बार 2018 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। उसके बाद यही बांग्लादेश के साथ एग्जीक्यूटेड थी। क्यों मेजर इशू है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये टेररिज्म जो पाकिस्तान से इमैनेट करती है उसके लिए, और बांग्लादेश में भी एक मेजर रेफ्यूजी क्राइसिस, जो बांग्लादेश से लोग इंडिया आते हैं, एक मेजर इशू है। पर्टिकुलरली आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट जैसे कि त्रिपुरा में मेजर इशू है, क्योंकि त्रिपुरा भी बंगाली डोमिनेटेड है, वेस्ट बंगाल के लिए इशू है, इस वजह से यहां पर भी स्मार्ट फेंसिंग करने की बात की गई है। स्मार्ट फेंसिंग होता क्या है? आप बहुत सारी एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज यूज करते हो, जैसे कि इंफ्रारेड आप यूज करते हो, थर्मल सेंसर कैमरास यूज करते हो, ग्राउंड सेंसर्स यूज करते हो, इन सभी तरीकों से सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करते हो। आप साइमल्टेनियसली एक और एडेड ऑफ टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग को आप यूज करते रहते हो। यानी कि इन एडिशन टू जो भी सीएपीएफ या आर्मी जो बॉर्डर करती है उन एरियाज को, अपन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। ऐसा ही कुछ यदि अपन देखें, एक एक्सपेरिमेंट बोल्ड क्विट का किया गया था, ये बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम इंटरसेप्शन टेक्निक। तो ये सारे मेथड्स को यूज करके क्या होगा, एक क्यूआरटी को सिग्नल जाएगा, उनके पास एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होगा जिनको ये मॉनिटर करते रहेंगे। कोई भी अलर्ट आएगा तो ये क्यूआरटी टीम के थ्रू उस अलर्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्मार्ट सेंसर्स। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जल्दी से। हु इज प्राइमरली responsible for guarding the Indo-Myanmar border as okay, so this is I think okay, so the Indo-Myanmar border is guarded by Assam Rifles. So यदि अपन CAPF देखें तो CAPF जो होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, बॉर्डर गार्डिंग एंड नॉन बॉर्डर गार्डिंग। तो नॉन बॉर्डर गार्डिंग में आते हैं CISF जैसे कि जो एयरपोर्ट की रक्षा करते हैं, CRPF आते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस तरीके के आते हैं। और बॉर्डर गार्डिंग में यदि अपन देखें तो सबसे पहले एक आएगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को गार्ड करेगा, ये है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ITBP जो तिब्बत का बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, उसको गार्ड करेगा। 3 यानी कि शास्त्रीय सीमा बल जो भूटान और नेपाल को गार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज अबाउट शास्त्रीय सीमा बल एंड वेरियस अदर CAPF जो बॉर्डर को गार्ड करते हैं। अब एक बात समझ में आ रही है कि म्यांमार में जैसे जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इंडिया ने उन स्टेप्स को स्ट्रेंथन करना चाहा है ताकि जो म्यांमार की जो डोमेस्टिक ट्रबल्स हैं इंडिया में आउटपोर ना हो सके। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस वीडियो एंड इसी वजह से फ्री मूवमेंट रेजीम हो सकता है आने वाले टाइम पर कैंसिल हो जाए। That's all for this video. Thank you.